हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का वेलकम है इस क्लास में। हम क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने डिटेल में डैनियल सेल के बारे में पढ़ा था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। तो आज हम नर्स्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या रिलेशन है वो रिलेशन को स्टेब्लिश करेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम एक जनरल केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में एक जनरल इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम उसको डैनियल सेल के टर्म्स में भी लिखेंगे। तो देखिए, अगर हम एक जनरल इक्वेशन लिखें तो फॉर ए जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑफ टाइप A plus B gives C plus D। तो देखिए, एक ये जनरल हमने इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन लिखा है कि A B जो है ये रिएक्टेंट है, रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं C और D, ठीक है। और इसमें जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से n नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखते हैं, उसको Kc से रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन के टर्म में। तो ये क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ C प्लस इंटू, यहाँ प्लस नहीं होगा, इंटू होगा, इंटू एक्टिव मास ऑफ डी डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम इस तरीके से लिखते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। लेकिन अगर हम इसी रिएक्शन के लिए हम अगर नर्स्ट इक्वेशन लिखें, मान लेते ये जो रिएक्शन है ये रेडॉक्स रिएक्शन है, किसी सेल के अंदर हो रही है, तो हम नर्स्ट इक्वेशन इसके लिए कैसे लिखेंगे, ई सेल विल बी इक्वल टू E नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ देन एल एन, ये नेचुरल लॉग है, देन एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D अपॉन एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। तो ये देखिए, जो नर्स्ट इक्वेशन हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, जो हमने डैनियल सेल के लिए भी बनाया था, तो ये जो होता है ये इस फॉर्म में लिखा जाता है, ये नर्स्ट इक्वेशन होता है, जिसमें ये जो है ये प्रोडक्ट वाला पार्ट है, ये रिएक्टेंट वाला पार्ट है और ये एक्टिव मास है। यदि इसमें से कोई सॉलिड स्टेट में होगा तो उसको हम उसकी एक्टिव मास को 1 ले लेते हैं। तो फिलहाल अभी हम जनरलाइज फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इस फॉर्म में हम लिख लेते हैं। अब ये जो रेशियो है एक्टिव मास ऑफ C इंटू डी अपॉन एक्टिव मास ऑफ A इंटू बी, क्या है, ये एक्चुअली में है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम Kc से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यही जो इक्वेशन, अब देखिए क्या बन जाएगा, ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ इंटू एल एन, यहाँ पे नेचुरल लॉग के टर्म में लिख रहा हूँ एल एन के सी। तो ये देखिए, ये रिलेशन स्टैब्लिश हो गया ईएमएफ ऑफ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स में हमने ये जो है सेल का ईएमएफ का इक्वेशन लिख दिया। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि हम Kc की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट Kc नेचुरल लॉग ऑफ Kc विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस ई सेल होल डिवाइडेड बाय आर टी, और यहाँ पे इंटू एन एफ यहाँ कर देंगे, या मैं यहाँ कर देता हूँ एन एफ। तो देखिए, ये भी फॉर्म है और ये भी फॉर्म है। ये Kc निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर Kc से आप EMF ऑफ सेल भी निकाल सकते हैं। Kc मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आपको दिया है तो भी आप EMF ऑफ द सेल निकाल सकते हैं। तो ये हमने लिखा, एक जनरलाइज इक्वेशन लिखा है एक जनरल रिएक्शन के लिए। अब हम यही इक्वेशन को लिखेंगे फिर से किसके लिए, डैनियल सेल के लिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये किसका डायग्राम है, ये डैनियल सेल का डायग्राम है। इससे पहले कि हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसके सेल का ईएमएफ का रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, थोड़ा सा एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था। देखिए, डैनियल सेल होता क्या है, ये 2 हाफ सेल से मिलकर बनता है। ये एक हाफ सेल है, ये दूसरा हाफ सेल है। इसे हम जिंक हाफ सेल कहते हैं, ये कॉपर हाफ सेल होता है। इसको हम एनोड हाफ सेल भी कहते हैं, और इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कहते हैं, इसको हम कॉपर हाफ सेल भी कहते हैं, इसको हम रिडक्शन हाफ सेल भी कहते हैं।
इस जिंक वाले सेल में ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ कॉपर वाले सेल में रिडक्शन होता है। देखिए इसमें होता क्या है, ये जो है इसमें ऑक्सीडेशन कैसे होता है, जो ये रॉड है, ये इलेक्ट्रोड है, इसमें से जिंक एटम निकल के आते हैं इन फॉर्म ऑफ आयन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं और यहाँ पे Zn+2 आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में आते जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो कॉपर आयन है Cu2+ आयन है, ये इस पे जाके डिपॉजिट होते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और रिड्यूस होके इस पर डिपॉजिट होते रहते हैं। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, यहाँ पे जिंक का कंसेंट्रेशन बढ़ता रहता है और यहाँ पे कॉपर का कंसेंट्रेशन घटता रहता है। तो होता क्या है, इससे चार्ज अनबैलेंस हो जाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो इस इलेक्ट्रोलाइट को न्यूट्रल करने के लिए हम ये लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में कोई भी एक आयनिक कंपाउंड होता है और वो क्या करता है, इनके चार्ज को बैलेंस करता है। यानी अगर +2 चार्ज इसमें सॉल्यूशन में आ गया तो ये -2 चार्ज सॉल्यूशन में डाल देगा ताकि ये न्यूट्रल हो जाए। अब इसमें से +2 कम हो गया तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये +2 यहाँ पे रिलीज करेगा चार्ज, तो चार्ज को बैलेंस करता है और यहाँ इस तरह से इसमें कंडक्शन होने लगता है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें जो है, इसमें जो ओवरऑल रिएक्शन होता है क्या है, जिंक में तो होता है ऑक्सीडेशन बट कॉपर में होता है रिडक्शन। तो यदि हम इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो एक्चुअली होता ये है, जिंक, ये देखिए हमने पिछली क्लास में इसको किया है, वही मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ओवरऑल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को हम जोड़ देते हैं, दोनों, इसका हाफ ऑक्सीडेशन और इसका हाफ रिडक्शन को जोड़ देते हैं, तो हमें ये इक्वेशन मिलता है, जिंक ये सॉलिड फॉर्म में, फिर कॉपर आयन ये एक्वस फॉर्म में, ये सॉल्यूशन में है, दिस गिव्स, ठीक है, ये रिवर्सिबल है, Zn एक्वस फॉर्म में Zn2+ एंड प्लस कॉपर इन सॉलिड फॉर्म। तो ये देखिए ये हमको ओवरऑल रिएक्शन मिलता है, ओवरऑल रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, देखिए ये जिंक सॉल्यूशन में बढ़ता जा रहा है जिंक के आयन। हालांकि ये जो है, ये सॉल्ट ब्रिज इसको न्यूट्रलाइज करता है, लेकिन ये जिंक आयन को यहाँ से हटाता नहीं है, जिंक आयन सॉल्यूशन में रहेगा, बस ये चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जिंक का कंसेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे क्या है, कॉपर का कंसेंट्रेशन घटता जा रहा है। ये चार्ज को बैलेंस कर रहा है सॉल्ट ब्रिज, बट यहाँ पे कॉपर का कंसेंट्रेशन रिड्यूस होते जा रहा है। तो ये क्या है, ये प्रोसेस हमेशा नहीं चलती रहेगी, एक टाइम आएगा धीरे धीरे क्या होगा, इनका जो करंट है, ये जो प्रोसेस है ओवरऑल फ्लो ऑफ चार्ज, ये कम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, धीरे धीरे सैचुरेट हो जाएगा, जिंक प्लस से सैचुरेट होता जाएगा और यहाँ पे जो है सल्फेट आयन बढ़ते जाएंगे, नेगेटिव आयन, और कॉपर का जो है आयन उसका सैचुरेशन घटता जाएगा। तो ये यहाँ से कम जाएगा और ये यहाँ से कम आएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब फर्दर जिंक जो है कन्वर्ट नहीं होगा जिंक आयन में, और यहाँ कॉपर आयन यहाँ पे रिड्यूस नहीं होगा। जब वो कंडीशन आ जाएगी, उस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। उस कंडीशन में अब ये फर्दर जो है प्रोसेस रुक जाता है और ये जो इक्विलिब्रियम है ये स्टेशनरी इक्विलिब्रियम हो जाता है। अब यहाँ पे क्या कोई चार्ज फ्लो नहीं हो पा रहा, इस वजह से इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस, यानी ये दोनों इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड के अक्रॉस जो आपको क्या मिलेगा, अगर पोटेंशियोमीटर लगाएंगे तो आपको 0 मिलेगा ईएमएफ। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा तो उस कंडीशन में ई सेल विल बिकम 0। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में अब जिंक नहीं आएगा फर्दर और कॉपर नहीं जाएगा, तो यहाँ पे ई सेल आपको 0 मिल जाएगा। और हमको नर्स्ट इक्वेशन इसके लिए हम अगर लिखें, पिछले क्लास में भी हमने लिखा था, आप चाहे तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। इस जो रिएक्शन हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इसके लिए हम नर्स्ट इक्वेशन अगर लिखें तो क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF, देन Ln एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे है एक्टिव मास ऑफ Zn2+ इंटू एक्टिव मास ऑफ कॉपर, ठीक है, ये सॉलिड है, डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट Zn, ये सॉलिड है, देन कॉपर, ये एक्टिव मास ऑफ कॉपर 2+ आयन। ठीक है, तो ये हम नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं इस रिएक्शन के लिए। अब देखिए ये जो कॉपर और जिंक जो सॉलिड है, इनका जो एक्टिव मास की वैल्यू होती है ये 1 होती, तो इनकी वैल्यू हम 1 कर देते हैं। तो इसको एक और स्टेप लिख लेते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस
टी अपॉन, देखिए एन है यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर। तो देखिए यहाँ पे चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे जो कॉपर है +2 है, +2 से 0 हो रहा है, और जिंक है 0 से +2 हो रहा है। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन का, तो एन की जगह आप लिख देंगे 2। ये जो एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और एफ है फैराडे कांस्टेंट, ठीक है। फिर Ln, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे Zn2+, ये एक्वस फॉर्म में है तो इसका एक्टिव मास कुछ ना कुछ होगा, और ये हो गया कॉपर 2+ आयन, ठीक है। तो ये जो है ये एक्टिव मास है कॉपर का, और ये जिंक का, ये 1 नहीं होगा, लेकिन जो सॉलिड वाले हैं वो 1 हो जाएंगे। अब ये जो रेशियो हुआ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही तो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्योंकि हम ये कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इनका रेशियो आएगा इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और उसको हम Kc से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यही इक्वेशन अब देखिए क्या होगा। अच्छा, इसको लिख लेते हैं एट इक्विलिब्रियम, यहाँ मैं लिख लेता हूँ एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ई सेल विल बी 0। तो यहाँ पे आपको ई सेल की जगह 0 लिखना है। अभी इसको यहाँ से हटाते हैं, तो ई सेल हो गया आपका 0, बट ई नॉट सेल 0 नहीं होगा, ठीक है। ई नॉट सेल क्या है, इट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ये स्टैंडर्ड कंडीशन में इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, डैनियल सेल की वैल्यू होती है 1.1, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। देन माइनस, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे RT/2F, फिर Ln, और इसकी जगह अब आप लिखेंगे Kc, ठीक है। तो इसकी जगह हम लिख दिए Kc, और ये एक इक्वेशन मिल गया हमको Kc के टर्म्स में। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E नॉट सेल विल बी इक्वल टू RT/2F, ये Ln एंड Kc, ठीक है। तो ये आपको एक रिलेशन मिल गया। आपको हमेशा इसकी वैल्यू पता रहेगी, आपको इसकी वैल्यू निकालना होगा तो आपको टेम्परेचर पता होना चाहिए, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में आप Kc निकाल सकते हैं फिर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए, अगर हम R, T और F की वैल्यू रख दें, और ये नेचुरल लॉग को हटाने के लिए 2.303 मल्टीप्लाई कर दें, तो यही इक्वेशन देखिए क्या बन जाएगा। एट, हम लिख लेते हैं यहाँ पे एट, यहाँ जगह है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा सा जगह कम है, इसको रब कर लेते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ एट T इज इक्वल टू 298 केल्विन। 298 केल्विन का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस पॉइंट पे T की ये वैल्यू रखें, R है गैस कांस्टेंट, F है फैराडे कांस्टेंट, ये सारी वैल्यू है, और इसमें 2.303 भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही जो है इक्वेशन क्या बन जाएगा, E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591/2। देन अब यहाँ पे ये log to the base 10 बन जाएगा, एंड देन Kc। जब आपने इसमें 2.303 मल्टीप्लाई कर दिया तो नेचुरल लॉग से log to the base 10 बन जाएगा। क्यों हमने किया कन्वर्ट, क्योंकि हमें log to the base 10 का टेबल मिलता है, आप टेबल से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको लोगैरिथमिक टेबल मिलेगा, आप उससे लॉग की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तो बना किसका रिलेशन, Kc एंड ई नॉट सेल का। अगर आप यहाँ पे n रख देंगे, ये तो इस केस में n2 था, अगर किसी और रिएक्शन के लिए n की कोई और वैल्यू हो सकती है तो यहाँ पे n रख देंगे, तो यही जो है एक जनरल इक्वेशन बन जाएगा। तो इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहें तो ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू 0.0591/n। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में n कर दिया और यहाँ पे log Kc कर दिया, तो ये जो है आपको रिलेशन मिल गया, ठीक है। तो इसी रिलेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो अभी इसका एक एग्जांपल करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag प्लस इन एक्वस गिव्स कॉपर 2+ इन एक्वस प्लस सिल्वर इन सॉलिड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे एक क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, और यहाँ पे आपको निकालना है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और यहाँ पे ये जो सेल बन रहा है कॉपर और सिल्वर से बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सेल, ई सेल की वैल्यू दी है, ई नॉट सेल इन दिस केस इज गिवन, इट इज इक्वल टू 0.46 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ ई नॉट ऑफ द सेल गिवन है, आपको केवल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो जिस तरह अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ये फॉर्मूला क्या है ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, इट इज ई नॉट ऑफ सेल
एंड इट इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एंड लॉग Kc। ठीक है, यहां पे आपको ये Kc की वैल्यू निकालना है। यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर। तो इस रिएक्शन में देखिए चार्ज का ट्रांसफर कितना हो रहा है। यहां पे कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब क्या हो गया, ये यहां से इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए और यहाँ पे Ag+ है, इसके 2 एटम है और ये कन्वर्ट हो जा रहे हैं Ag में। तो इनने 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2Ag में कन्वर्ट हुए, तो इनका रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कितना ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का हुआ। आपने यहाँ पे इसलिए n की वैल्यू लेना है 2 और E नॉट ऑफ सेल गिवन है, तो ये है 0.46 इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 log Kc। अब आपको इसको ट्रांसफर कर देना है, तो log ऑफ Kc विल बी इक्वल टू 2 इंटू 0.46 डिवाइडेड बाय 0.0591। अब इसको डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा इट इज अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 15.6 आएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया log Kc इज इक्वल टू 15.6। अब आपको Kc की वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा 15.6 का, और इसका आप एंटी लॉग निकालेंगे, आप टेबल से देखेंगे, लॉग के टेबल में ही आपको ये मिलेगा, तो आपको टेबल से इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी एंड इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 3.92 इंटू 10 टू द पावर 15। ठीक है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन के लिए लॉग टेबल का यूज करना पड़ेगा, जो कि आपको एग्जाम के टाइम मिलेगा। तो इस तरीके से आप Kc की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आप लिख लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी। यानी यहाँ पे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो है गिब्स फ्री एनर्जी और सेल की ईएमएफ का एक रिलेशन हम स्टैब्लिश करेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले हम समझेंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या है। हालांकि ये आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा हम ब्रीफ उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखिए गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, द एनर्जी यूजफुल एनर्जी अवेलेबल टू द सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। यानी जो भी एनर्जी है सिस्टम के पास, वो उसको कितने एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है वर्क में, यूजफुल वर्क में। देखिए कभी भी सारी की सारी एनर्जी जो सिस्टम के पास होती है वो कन्वर्ट नहीं हो जाती है। जो एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है वही कहलाती है गिब्स फ्री एनर्जी। जो एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाए वो होती है गिब्स फ्री एनर्जी। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे देखिए गिब्स फ्री एनर्जी को समझने के लिए फिर से हम बना रहे हैं, एक सिस्टम है, एक सराउंडिंग है। ठीक है, और सिस्टम के बाहर जो भी होता है वो सराउंडिंग होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक सिचुएशन है, वर्क डन बाय सिस्टम। ठीक है, वर्क डन बाय सिस्टम। तो वर्क से कौन कर रहा है, सिस्टम। तो वर्क किसके ऊपर किया जाएगा, सराउंडिंग के ऊपर किया जाएगा। तो इस केस में जो सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर, तो जब सिस्टम वर्क करेगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसने वर्क कर दिया ना, इसने आउटपुट दे दिया, आउटपुट वर्क मिल गया, तो अब इसके पास जितनी भी एनर्जी बची है वो अब कम एनर्जी है। ठीक है, इसका मतलब है इसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो डिक्रीज हो गई, जो वर्क में कन्वर्ट हो सकती थी। तो जब भी वर्क डन बाय सिस्टम होगा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विल बी नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम, चेंज इन द गिब्स फ्री, क्योंकि इसकी एनर्जी डिक्रीज हो गई है। ठीक है, और यदि यहां हम उल्टा बोल दें, वर्क डन ऑन सिस्टम, अगर ऐसा हो जाए सिस्टम केस, वर्क डन ऑन सिस्टम। ठीक है, तो जब हम वर्क डन ऑन सिस्टम करेंगे तो सिस्टम के ऊपर वर्क कौन करेगा, सराउंडिंग्स करेगा। तो सराउंडिंग जब सिस्टम पे वर्क करेगा तो क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, इसकी सराउंडिंग की एनर्जी डिक्रीज होगी। सराउंडिंग वर्क कर रहा है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है। तो जब सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है तो यानी इसकी गिब्स फ्री एनर्जी बढ़ रही है। तो इस केस में जो होगा गिब्स फ्री एनर्जी ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जब सिस्टम ने वर्क किया, इसकी एनर्जी जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए डेल्टा जी इसका नेगेटिव होता है, इसका डेल्टा जी पॉजिटिव होता है। जब भी डेल्टा जी नेगेटिव होता है वो प्रोसेस क्या हो जाती है, स्पॉन्टेनियस हो जाती है। ठीक है, अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाती है, और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो उस केस में वो प्रोसेस क्या हो जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। ठीक है,
इस तरीके से। तो ये गिब्स फ्री के बारे में आपको पता है क्या होता है। अब इसका रिलेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैसा है, किस तरीके से है, वो हम समझेंगे। तो देखिए, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक सेल में गिब्स फ्री एनर्जी का क्या रिलेशन है, वो समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड। अब एक सेल है, वो क्या कर रहा है, चार्ज को मूव कर रहा है, उससे क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। करंट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो सेल ने जितना वर्क किया, जो हमारे पास गैल्वेनिक सेल है उसमें रिएक्शंस हुए, तो सेल ने कुछ वर्क किया, वो वर्क कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इन फॉर्म ऑफ करंट, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन सेल। और साथ ही साथ हमें यह पता है इलेक्ट्रिक वर्क डन किसी भी तरह का हो, सिस्टम का जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम क्या है, यहाँ पे एक सेल है हमारे पास, गैल्वेनिक सेल है, उसने वर्क किया तो उसका क्या हो जाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, डेल्टा जी डिक्रीज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक वर्क डन कितना डिक्रीज होगा, जितना वर्क डन किया होगा। तो दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी हम कह सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आप फिजिक्स में आप देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम चार्ज मल्टीप्लाई कर दिया तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला जाता है। तो ये रिलेशन को हम यूज करेंगे। अब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके बराबर है, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस, और इलेक्ट्रिक वर्क डन इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी, मतलब ये इलेक्ट्रिक वर्क डन किसके बराबर है, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर है। तो हम इसको लिखेंगे माइनस डेल्टा जी, ठीक है, इज इक्वल टू चार्ज हम यहां लिखेंगे NF, ठीक है। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और F है फैराडे कांस्टेंट। ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ये चार्ज हो गया। अब इनटू, ठीक है, इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां पोटेंशियल किसके बीच है, इलेक्ट्रोड के बीच है, कैथोड और एनोड के बीच जो पोटेंशियल है वही यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, E ऑफ सेल, यानी EMF ऑफ सेल। अब ये माइनस साइन को हम यहां से हटा के अगर यहां लगा देंगे तो ये गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन हो गया EMF ऑफ द सेल के साथ। तो ये देखिए, ये इक्वेशन है जिसमें N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, F है फैराडे कांस्टेंट, और दिस इज द EMF ऑफ सेल। तो ये क्या है, अच्छा ये जो है दिस इज चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। देखिए ये जो है यहाँ पे देखिए अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो 1 सेकेंड है, ये आपको ध्यान रखना, इसको लिख लीजिए, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड का है ये। तो ये गिब्स फ्री एनर्जी का यहाँ रिलेशन हमको मिल गया। तो ये क्या है, ये EMF ऑफ द सेल है एट एनी कंडीशन। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें तो यही इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा जी विल बी इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल, ठीक है। जब आपने E नॉट लगा दिया, इसका मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन में ये रिलेशन हम यूज करेंगे। अब देखिए ये तो हमने इक्वेशन लिख लिया, अब हमको E नॉट ऑफ सेल का इक्वेशन पता है इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यदि वो इक्वेशन हम यहां पुट कर दें तो यही क्या हो जाएगा, देखिए, तो ये देखिए डेल्टा जी का ये इक्वेशन हमने बनाया। अब E नॉट सेल का जो एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिखेंगे तो यही इक्वेशन देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF, और E नॉट ऑफ सेल की जो वैल्यू होती है दिस इज RT अपॉन NF इंटू नेचुरल लॉग ऑफ KC, ठीक है। अब देखिए ये NF और NF कट जाएगा तो क्या मिलेगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस RT L एंड KC। तो ये हमको एक रिलेशन मिल गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्म में इन दोनों का क्या रिलेशन है, हम इससे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे इसके ऊपर एक क्वेश्चन। देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन where zinc solid plus copper 2 plus in aqueous gives zinc 2 plus aqueous plus copper solid। तो ये देखिए ये यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है, ये हो रही है। इस रिएक्शन के लिए आपको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये वाला
इक्वेशन यूज करेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू ई ऑफ सेल, ये रिलेशन हमें पता है। अब यहाँ पे क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में पूछा गया है तो यहाँ पे हम ई नॉट लगा देंगे और यहाँ डेल्टा जी में भी नॉट लगा देंगे, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन का आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितना ट्रांसफर हो रहा है, Zn से कन्वर्ट हो रहा है Zn2+, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हुए ऑक्सीडाइज, और ये कॉपर 2+ से कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, तो 2 इलेक्ट्रॉन से ये हो गया रिड्यूस, तो एन है यहाँ पे 2, ठीक है। एफ है यहाँ पे फैराडे कांस्टेंट और इसकी वैल्यू फिक्स है, हम इसकी वैल्यू लेते हैं 96500 इंटू यहाँ पे ये जो है ई नॉट सेल है, ये किसका है, डेनियल सेल का है, इसकी वैल्यू फिक्स है, ये है 1.1। अब सिंपली आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई करने पे देखिए इसका जो आंसर आ जाएगा 1 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये है टोटल चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी बाय सेल, ठीक है। ये हमेशा नेगेटिव में आएगा क्योंकि सेल वर्क कर रहा है, यहाँ पे सिस्टम जो है हमारा वो वर्क कर रहा है, जब भी सिस्टम वर्क करेगा डेल्टा जी नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसकी आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।